बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 कंटिन्यू है। यूनिट 7 के 4 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसका लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 5 जो कि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है, जो कि सब्सटेंस अब्यूज़ एंड डीलिंग विद एग्रेसिव क्लाइंट्स पे हैं। तो इसके अंदर सब्सटेंस अब्यूज़ इसका मेजर टॉपिक है। सब्सटेंस अब्यूज़ का पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट लेते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। तो सब्सटेंस अब्यूज़ की अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द maladaptive, consistent and abnormal use of a medication or substance despite knowing its social and physiological consequences। मतलब ये कि जब maladaptively, consistently और abnormally किसी मेडिकेशन को यूज़ किया जाता है, या सब्सटेंस को या मेडिकेशन को, इसके बावजूद कि आपको पता है कि इसके सोशल क्या कंसिक्वेंसेस होंगे और इसके फिजियोलॉजिकल क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। मतलब कि एक इंसान ये बिल्कुल जानता है कि मेरे बॉडी पे, मेरे फिजियोलॉजी पे इसका क्या असर होगा, मुझे इस पे टॉलरेंस हो सकती है, मुझे इस पे एडिक्शन हो सकती है, मुझे इस पे डिपेंडेंस हो सकती हैं, मैं कभी फिर इसको छोड़ नहीं सकता। ये बातें उसको पता होती हैं। और सोशली जो स्टिग्मेटाइजेशन होती है कि किस तरीके से बुरा समझा जाता है उन लोगों को जो कि सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। तो इस सब के पता होने के बावजूद भी एक इंसान maladaptively, कंसिस्टेंटली, एबनॉर्मली एक सब्सटेंस को अगर यूज़ करे तो इसे कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। अब सब्सटेंस अब्यूज़ कौन कौन से ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि अब्यूज़ किए जा सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इन स्लाइड्स में डिटेल से दी गई हैं, लेकिन मेनली अल्कोहल है, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, बार्बिटूरेट्स हो गए, बेंजोडाइजेपिन्स हो गए। इसके अलावा जो स्टिमुलेंट्स जितने भी ड्रग्स है, हेलुसिनोजेंस जो है, जो कि एनेस्थीसिया के लिए भी यूज़ हुआ करते थे। शुरू में हेलुसिनोजेंस जो है उनके कुछ ड्रग्स आगे हम डिस्कस करेंगे जो कि एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होते थे। फिर बाद में जो है अभी उनकी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं है एनेस्थीसिया के अंदर, क्योंकि बाद में उनके जगह दूसरे ऐसे ड्रग आ गए जो कि उनसे ज़्यादा सेफ़ है, तो फिर उनको रिप्लेस किया गया। और कुछ अभी भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे ड्रग्स हैं, एम्फेटामिन वगैरह, जो जितने भी स्टिमुलेंट्स हैं, तो ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि अब्यूज़ किए जा सकते हैं। काजेज़ की अगर आप थोड़ा बहुत इसकी काजेज़ को देख लें कि क्यों ड्रग अब्यूज़ किया जाता है, तो एक तो इग्नोरेंस है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इग्नोर करते हैं और हाई डोजेज़ ले लेते हैं और बार बार ले लेते हैं एक ड्रग को, तो फिर वो उस पर एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये जो एंटी एलर्जी के जो ड्रग्स होते हैं, पिल्स होते हैं, सिट्राइजीन वगैरह, तो इनको भी अगर हम ज़ुकाम से बचने के लिए बार बार यूज़ करते हैं और इनकी हाई डोजेज़ अगर बार बार यूज़ किए जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन पे भी हम एडिक्ट हो सकते हैं, फिर इनको हम छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा इसे कहते हैं इग्नोरेंस, कि इंसान जो है वो इग्नोर करता है किसी चीज़ को, और वो जो है उसको उसकी अमाउंट ज़्यादा तौर पे उसको लिया करता है और फिर वो उस पर एडिक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो मेडिकल रिलेटेड लोग हैं, तो वो इन ड्रग्स के इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये मैं जब यूज़ करूँगा तो मुझे थकावट नहीं होगी, मेरे काम सही तरीके से होंगे, या फिर उस पे जो प्लेजर जो हासिल होता है उसके लिए। तो इन सब को जानते हुए वो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स और उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उनको वो नहीं समझ पाते हैं। उनको वो बनिस्बत उनके जो प्लेजरेबल इफ़ेक्ट्स हैं, प्लेजरेबल इफ़ेक्ट्स को वो तरजीह देते हैं, और जो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं उनको इतना ज़्यादा वो सीरियस नहीं लेते हैं, तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग भी स्टार्ट करते हैं तो ज़िंदगी में फिर उनको इतना ज़्यादा रुसवाई का सामना करना पड़ता है, इतना ज़्यादा उनको दुख होता है, इतना ज़्यादा उनको उस पर अफसोस होता है कि काश के वो ये चीज़ जो है वो नहीं करते। लेकिन शुरू में वो चीज़ों को सही तरीके से सीरियस नहीं लेते और स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ऐसे फ्रेंड्स जिसके साथ आप रहते हो और वो फ्रेंड जो है वो अब्यूज़र है, तो वो इफ़ेक्ट, उनका जो बिहेवियर इफ़ेक्ट है वो आप पे भी हो सकता है। इसके अलावा इजी अवेलेबिलिटी जो है कि इजीली हर एक चीज़ अवेलेबल है, कोई भी जाके ऐसे ड्रग्स जो है वो ले लेता है। अगर पाकिस्तान में हम देख ले तो इन पे कोई भी पाबंदी नहीं है,
जो भी बंदा बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के भी अगर मेडिकल स्टोर में चला जाता है तो उससे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बनस्बत दूसरे ऐसे भी कंट्रीज़ है कि जिसमें इन चीज़ों पे बैन लगी होती हैं। बग़ैर एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेटर के कोई ये ड्रग्स जो है किसी बंदे को नहीं देते। तो यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान के अंदर अगर फैक्टर की बात करें कि क्यों ड्रग एब्यूज़िंग जो है वो ज़्यादा है, तो ये भी एक फैक्टर है कि अवेलेबिलिटी के ईज़िली अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें जो है वो कल्चरल स्पेसिफ़िक भी होती हैं, जैसे कि कल्चरल स्पेसिफ़िक इन अ सेंस के अगर हम हाई क्लास वाले लोगों की बात करें जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, तो वो अमीरी की अलामत समझते हैं शराब पीने को। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, कल्चरल स्पेसिफ़िक भी कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ कल्चर्स में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्पेसिफ़िकली वो यूज़ किए जाते हैं और अपने कल्चर के अलामत के तौर पे वो यूज़ करते जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। और यही अमीर लोगों का, मैंने बताया कि ये ड्रिंकिंग जो होती हैं उसको ये अमीरी का वो अलामत समझते हैं। जितने भी बड़े बड़े महफ़िल होते हैं तो उनमें ये बैठ के ड्रिंकिंग करते हैं और उसको अपनी अमीरी की अलामत समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काजेज़ हैं सब्सटेंस अब्यूज़ के। अब आप लोगों के स्लाइड्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है डिफिनीशन में कि ड्रग अब्यूज़ द maladaptive and consistent use of drug despite social, occupational, psychological or physical problems exacerbated by the drug or recurrent use in situations that are physically hazardous such as driving while intoxicated। यानी ये एक डिफिनीशन दी गई है ड्रग अब्यूज़ की कि ये एक मल अडॉप्टिव बिहेवियर है। मल अडॉप्टिव मीन्स कि ये एक जो है वो मल अडाप्टेशन है। इंसान जो है अपनी उसकी जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वगैरह हैं तो उनके साथ जब अडॉप्ट नहीं कर पाता तो वो ऐसा काम जो है वो कर बैठता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ुद को अडॉप्टेबल बनाना चाहिए और इस तरह के जो काम है वो नहीं करने चाहिए। अब देखिए डिफिनीशन में लिखा है कि मल अडॉप्टिव एंड कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ ड्रग डिस्पाइट सोशल, ऑक्यूपेशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स एक्सासरबेटेड बाय द ड्रग। अब ये कि इसको मलडॉप्टिवली और कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं बावजूद इसके कि उनको पता है कि सोसाइटी में इसके क्या नतज हो सकते हैं, सोशल कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकते हैं मेरे लिए, मेरे ऑक्यूपेशन में, मेरे जॉब के अंदर मेरे कौन कौन से प्रॉब्लम मेरे लिए बन सकते हैं, साइकोलॉजिकली मैं इस पर डिपेंडेंट हो सकता हूँ, फ़िज़िकली मेरे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। और फिर वो ये सब कुछ जानते हुए भी रिकरेंटली यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये कि वो रिकरेंटली ऐसे सिचुएशन में भी यूज़ करते हैं जो कि फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस उनके लिए होती हैं, जैसा कि ड्राइविंग करते हुए वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं। इंटॉक्सिकेटेड मींस के सब्सटेंस उन्होंने लिया हुआ होता है, उनके बॉडी में सब्सटेंस की हाई लेवल जो कि टॉक्सिक है वो मौजूद होती हैं और वो ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जिनकी वजह से उनको फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, जैसा कि ड्राइविंग करना। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स सामने आते हैं। एक्सीडेंट्स के जो रेशो उनकी अगर निकाली जाए तो उन लोगों में वो ज़्यादा पाई जाती हैं जो कि इंटॉक्सिकेटेड होकर ड्राइविंग कर रहे होते हैं। ड्रग डिपेंडेंस की डिफिनीशन यहाँ पे दी गई है। इम्पेयर्ड कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज डिस्पाइट एडवर्स कंसिक्वेंसेज, द डेवलपमेंट ऑफ ए टॉलरेंस टू द ड्रग एंड द ऑकरेंस ऑफ विड्रॉवल सिम्टम्स व्हेन ड्रग इनटेक इज रिड्यूस्ड और स्टॉप। ड्रग डिपेंडेंस किसे कहते हैं कि जब आप एक ड्रग जो है उसके बारे में उसके एडवर्स कंसिक्वेंसेस जानते हैं, उसके बावजूद भी आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप में टॉलरेंस डेवलप हो चुकी हैं। टॉलरेंस कहते हैं एक ऐसी कंडीशन को कि जिसमें दिन ब दिन आपने डोज उस चीज़ की बढ़ानी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर आपने एक जो है एक ड्रग की जो आप अब्यूज़ कर रहे हैं उसकी आपने 10 mg जो है वो ले ली है, कल परसों कुछ वक्त बाद आपको उस 10 mg पे ना तो वो जो शुरू में आपको प्लेजर मिलती थी ना तो वो प्लेजर मिलेगी और ना ही आपको पेन वगैरह जो होते थे वो फिर ठीक होंगे। तो फिर क्या होगा, अपनी डोज़ बढ़ानी होगी। फिर कुछ वक्त बाद आपने अगर 20 mg किया है तो फिर कुछ वक्त बाद वो 30 mg, फिर 40, फिर 50, इसी तरह उसकी डोज़ जो है वक्त के साथ आपने बढ़ानी होती हैं। उस डोज़ पे आप जो है उसके इफ़ेक्ट से खुश नहीं होते हैं, आपको वो प्लेजर्स जो शुरू में मिलती थी वो फिर बाद में नहीं मिलती हैं, आपकी बॉडी जो है वो उस पर आदी हो जाती हैं, अब डोज़ जो है आपको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं टॉलरेंस। तो डिपेंडेंस के अंदर टॉलरेंस आती हैं। डिपेंडेंस किसे कहते हैं कि आप ये जानते हुए एक ड्रग के कंसिक्वेंसेस को
उसके एडवर्स कंसिक्वेंसेस को जानते हुए उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको टॉलरेंस डेवलप हुई है, और अगर आप उसके डोज को कम कर देते हैं या उसको स्टॉप कर देते हैं तो आपको विथड्रॉवल सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। विथड्रॉवल सिम्टम्स जो है वो सब्सटेंस स्पेसिफिक होती हैं, कुछ सब्सटेंस के आपस में मिलते जुलते भी हैं। एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सब्सटेंसेस को भी कि कौन कौन सी सब्सटेंसेस यूज़ की जाती हैं और उनके इंटॉक्सिकेटेड इफ़ेक्ट क्या होंगे और उनके जो विथड्रॉवल इफ़ेक्ट्स है, विथड्रॉवल सिम्टम्स है, वो क्या होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फ़िज़िकल डिपेंडेंस की बात आ गई। एक फ़िज़िकल डिपेंडेंस होती है, एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। तो फ़िज़िकल डिपेंडेंस कौन सी डिपेंडेंस है? कंज्यूम्स मोर देन इंटेंडेड, अनएबल टू कंट्रोल यूज़, यानी जितना चाहिए होता है उससे ज़्यादा जो है आप कंज्यूम कर लेते हैं। यानी यही टॉलरेंस की ही बात हो रही है कि शुरू में आपने एक ख़ास किस्म का डोज ले लिया है, फिर बाद में उससे ज़्यादा आप जो है वो आपको आपकी बॉडी को आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है तो वो होती जाती है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको फ़िज़िकल सिम्टम्स होंगे, आपको डिफरेंट काइंड के ट्रिमर्स आएंगे, आपको देख के ही लोग पहचान जाएंगे कि कोई मसला है इस बंदे के साथ। इसके अलावा अनेबल टू कंट्रोल यूज़, अब फिज़िकल डिपेंडेंस में भी यही होता है कि बंदा फिर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिज़िकल डिपेंडेंस के बारे में ये बात याद रख ले स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो होती हैं उसमें यह होता है कि एक इंसान जब वो ड्रग नहीं लेता, उसको वो बंद कर देता है, तो उसको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, दिमागी तौर पर वो जो है ठीक नहीं होता। और जो फिज़िकल डिपेंडेंस है तो उसमें ये होता है कि एक बंदा जो है उसकी फिजियोलॉजी, उसके जो फिज़िकल उसके करैक्टरिस्टिक्स है उसमें अब चेंजेस आ जाती हैं, फ़िज़िकल सिम्टम्स उसको होते हैं, वो लोगों के सामने खड़े होते हैं तो उसको इतनी ज़्यादा ट्रिमर आ रही होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस किस्म के बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, फ़िज़िकल सिम्टम्स। और ज़्यादातर लोग जब ड्रग एब्यूज़ स्टार्ट कर लेते हैं और बाद में छोड़ना चाहते हैं तो यही फ़िज़िकल सिम्टम्स, उनके फ़िज़िकल डिपेंडेंस के जो सिम्टम्स होते हैं वो उनको रोकते हैं। इनकी वजह से वो ज़्यादातर ये बात स्टडी से शो हुई है कि ज़्यादातर जो फिज़िकल सिम्टम्स होती हैं तो इनकी वजह से लोग नहीं छोड़ पाते। फिर लिखा है प्री ऑक्यूपाइड विद ऑब्टेनिंग सब्सटेंस, उनको बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपेशन होती है कि बस उनको इंटेंस नीड होती है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से सब्सटेंस जो है वो मिल जाए। इंटरफियर विद एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, जो एडीएल्स है तो उनके साथ इंटरफियर करती है फ़िज़िकल डिपेंडेंस। अगर ड्रग नहीं लेगा तो फिर कोई भी काम नहीं होंगे, कुछ भी नहीं कर पाएगा। यूजेस ड्यूरिंग हैज़ार्डस एक्टिविटीज़, यानी फ़िज़िकल डिपेंडेंस ये कि जो हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ है उसमें भी यूज़ करेगा, अब उसमें भी वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। यूजेस रदर देन पार्टिसिपेट इन यूजुअल एक्टिविटीज़, यानी जो उसके यूजुअल एक्टिविटीज़ हैं उन पे पार्टिसिपेट करने के बजाय उसको खुशी उसी चीज़ में होगी कि वो जाके वो जो सब्सटेंस है जो वो अब्यूज़ कर रहा है तो उसको वो ले, उसको वो कंज्यूम करे। यूजेस डिस्पाइट नॉलेज दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट, उन्हें ये पता होता है कि प्रॉब्लम है इसके साथ लेकिन फिर भी वो यूज़ करते हैं। सिग्निफिकेंट टॉलरेंस डेवलप, उनको एक ख़ास किस्म की टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, दिन ब दिन जो है वो वक्त के साथ साथ डोज बढ़ानी पड़ती हैं। विथड्रॉवल सिम्टम्स डेवलप विद सेसेशन और रिडक्शन, अगर बंद कर दिया जाए या डोज में कमी की जाए तो उनको विथड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं। सब्सटेंस टेकन टू रिलीव आर अवॉइड विथड्रॉवल सिम्टम्स, और फिर इसी वजह से ये जो विथड्रॉवल सिम्टम्स है उनको फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और इनको रिलीव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए वो सब्सटेंस को ले रहे होते हैं कंटिन्यूसली। क्लासेस ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, यानी साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्रेन फंक्शन को अल्टर कर लेते हैं और उसके रिज़ल्ट में उनके जो टेम्पोररी परसेप्शंस होती हैं, उनकी जो कॉन्शियसनेस होती हैं, उनकी जो बिहेवियर होती हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं। यानी ये ऐसे मेडिकेशंस होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, उस पर इम्पेक्ट शो करती हैं, जिसकी वजह से थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। यानी ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उस पे इम्पेक्ट शो करते हैं, उसकी वजह से जो इमोशंस है, बिहेवियर्स है और थॉट्स है वो अफेक्ट हो जाती हैं, परसेप्शन अफेक्ट हो जाती है। तो इनको हम साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? अल्कोहल है, नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स के अंदर ओपियोइड्स है, सिंथेटिक्स है,
अब नारकोटिक्स के ऐसे ड्रग्स होते हैं तो आप लोगों को पता है कि जिन ड्रग्स के अंदर सेडेशन होती हैं तो उन ड्रग्स को हम नारकोटिक्स कहते हैं, जिनमें ओपियोइड सबसे इसकी मेजर कैटेगरी है, जो कि ओपियम पॉपी प्लांट से बने होते हैं, अफीम से बने होते हैं, और इसमें मॉर्फिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। और इसके अलावा सिंथेटिक ओपियोइड्स भी होते हैं, जैसे कि फेंटेनिल हो गया, इसके अलावा रिमीफेंटेनिल हो गया, तो ये सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, जो हम कहते हैं नींद की गोलियाँ, तो जो जिनकी वजह से सेडेशन की वजह से नींद आती हैं, तो ये हिप्नोटिक्स जो होते हैं। इसके अलावा जो स्टिमुलेंट्स हैं, स्टिमुलेंट्स उन ड्रग्स को कहते हैं जो कि स्टिमुलेशन काज कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं, जिसके अंदर कैफीन है, निकोटीन है, कोकेन है और एम्फेटामीन है। ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देख लें और कौन से हैं साइकोएक्टिव सब्सटेंस, तो हेलुसिनोजेंस हैं। हेलुसिनोजेंस भी आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैनाबीज है, इनहेलेंट्स हैं। इसके अलावा रेव एंड टेक्नो ड्रग्स हैं, जिनको डिज़ाइनर ड्रग्स भी कहा जाता है। रेव एंड टेक्नो ड्रग्स जो है स्टूडेंट्स, इनको रेव एंड टेक्नो ड्रग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक ईडीएम जो है वो एक ईडीएम कल्चर होता है, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग जो है बड़े बड़े म्यूज़िकल इवेंट्स के अंदर और पार्टीज़ के अंदर इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं, और वो जो म्यूज़िकल इवेंट्स और पार्टीज़ होते हैं वो रेव्स कहलाते हैं, तो इसीलिए इनको रेव्स एंड टेक्नो ड्रग्स का नाम दिया गया है। उस टाइम लोग जब वहाँ जाते हैं उन इवेंट्स को अटेंड करने, तो उस टाइम वो ये ड्रग्स लिया करते हैं और वो इवेंट जो है वो अटेंड किया करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है। आगे इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें यह बात आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। रेव्स एंड टेक्नो के जो इवेंट्स होते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं और फिर उनको रेव एंड टेक्नो ड्रग्स का नाम दिया गया है। तो वो एलएसडी हैं, केटामीन हैं, इसके अलावा मेथएम्फेटामीन है और एमडीएमए है। एमडीएमए कहते हैं 3,4 मिथाइलिन डाईऑक्सी मेथएम्फेटामीन जो है उसको कहा जाता है एमडीएमए। तो ये बात आपने याद रखनी है कि रेव एंड टेक्नो ड्रग्स के अंदर ये ड्रग्स आती हैं। इन ड्रग्स को ज़्यादातर रेव्स और टेक्नोस के जो इवेंट्स होते हैं तो वहाँ जाते हुए लोग यूज़ करते हैं। अल्कोहल स्टेटिस्टिक 2001 में अल्कोहल एक स्टेटिस्टिक जो है वो लिया गया था, तो उसके मुताबिक 14 मिलियन अमेरिकन्स जो है कंसीडर देम टू बी अल्कोहलिक्स, तो वो ख़ुद को कंसीडर करते हैं कि वो अल्कोहलिक्स है। 1 आउट ऑफ एवरी 10, यानी हर 10 लोगों में से एक जो है अमेरिका में, तो वो ज़रूर जो है वो अल्कोहलिक होता है, अल्कोहल अब्यूज़र होता है। यूएसए के अंदर देखा गया 53% ऑफ दोज सर्वेड स्टेटेड दैट दे हैड 1 or more relatives with an alcohol problem। 53% लोगों ने ये बात बताई जिनकी सर्वे की गई, तो उन्होंने बताया कि वो एक या एक से ज़्यादा उनके ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि अल्कोहल के प्रॉब्लम में मुब्तला है, वो ड्रिंकिंग करते हैं। अब कॉस्ट की अगर बात की जाए तो $100 बिलियन पर ईयर इस पे ख़र्चा आता है। अल्कोहल का इतना ज़्यादा ख़र्चा भी होता है लेकिन फिर भी लोग जो है वो यूज़ करते हैं, इसको अब्यूज़ करते हैं। 30% ऑफ ऑल ट्रैफिक रिलेटेड फैटिलिटीज़, जितने भी ट्रैफिक रिलेटेड फैटिलिटीज़ होते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें 30% जो है इसी वजह से है कि लोग अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं और फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं और इतने ज़्यादा अमवात हो जाते हैं। 35% ऑफ सुसाइड्स और 35% लोग जो है जो कि ड्रिंकिंग करते थे, अल्कोहल ड्रिंकिंग, तो उन्होंने जो सुसाइड्स करते हैं तो उनमें से 35% जो है वो वही लोग होते हैं जो कि अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं। 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ इन यूएसए के अंदर 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ है। ये बात आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में आप लोगों से ये चीज़ें पूछे जा सकते हैं। अब अल्कोहल के बारे में बताया गया है कि लीगल इंटॉक्सिकेशन, तो स्टूडेंट्स लीगल इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है एक ऐसे पॉइंट को कि एक इंडिविजुअल के अंदर उनकी जो ब्लड है उसमें एक ख़ास किस्म की पॉइंट जो है वो रखी गई है, उसको अगर एक्सीड कर जाए अल्कोहल लेवल और लोग जो है उसे फाइंड आउट कर ले कि इसके ब्लड में ये जो ख़ास किस्म की लिमिट है ये क्रॉस हो चुकी है, तो इसको कहा जाता है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। और ज़्यादातर ये कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ डिफरेंट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों में जो ख़ास लिमिट रखी गई है वो 0.08% है।
अगर किसी इंसान को देखा गया कि किसी इंसान को अगर देखा गया कि उसके ब्लड के अंदर अगर 0.08% से अबाव इस लिमिट को अगर क्रॉस कर चुकी हैं तो उसे लीगली इंटॉक्सिकेटेड कहा जाएगा और उसको पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है अगर वो इस कंडीशन में ड्राइविंग करे या किसी दूसरे ऐसे एक्टिविटी में वो इंगेज हो जहाँ पे अलर्टनेस की और लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर वो ऐसे किसी एक्टिविटी में शामिल है तो उसे फिर पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर 0.08% है। इससे अगर ज़्यादा किसी के ब्लड में हो और वो ड्राइविंग कर रहा हो या दूसरा कोई ऐसा एक्टिविटी है जिसमें लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है, होश हवास की ज़रूरत होती है, तो उस पर फिर उसको पेनल्टी मिल सकती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। डिफेंस मैकेनिज़्म की बात है। अब ये लोग जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या ड्रग अब्यूज़ करते हैं, जो भी सब्सटेंस हो जो कोई अब्यूज़ करता है, तो वो लोग डिनाइल करते हैं एज ए डिफेंस मैकेनिज़्म, प्रोजेक्शन करते हैं और रैशनलाइजेशन करते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ये उन इंडिविजुअल का उनकी एक ख़ास किस्म की स्ट्रगल होती हैं कि वो उसकी जो साइकोलॉजी के लिए वो ये डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि डिनाइल की अगर हम बात करें तो डिनाइल के अंदर वो रिफ्यूज़ करते हैं जो रियलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अल्कोहल अब्यूज़र है तो अल्कोहल के जो बारे में जो रियलिटी है उसको वो एक्नॉलेज करने से डिने करेगा, वो नहीं मानेगा, इनकार करेगा। और वो इसकी जो सीवियरिटी होती है इसकी वजह से जो बहुत सारे सीवियर कंडीशन हो सकते हैं, सीवियर सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो उन सब चीज़ों से जो कि रियलिटी है उनसे ही इंसान इनकार करेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस छोड़ो, इस तरह कहेगा। तो इसको कहते हैं डिनाइल। और प्रोजेक्शन में क्या करता है, प्रोजेक्शन भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। उसमें प्रोजेक्शन कहते किसे है कि एक इंसान अगर अपने अनडिज़ायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स किसी दूसरे के लिए एट्रीब्यूट करे तो उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़ अगर हम देखें तो एक बंदा जो कि ड्रग अब्यूजिंग करता है तो उसको जो गिल्ट होती है, जो शेम फील होती है, तो वो उसको अपने अराउंड जो लोग होते हैं उनके लिए एट्रीब्यूट करता है, उनको ब्लेम करता है अपने प्रॉब्लम्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान जो कि अल्कोहल अब्यूज़र है तो वो कहता है कि मेरे घर में इस तरह प्रॉब्लम्स थे, मेरे अराउंड मेरे लिए गहरा तंग कर दिया गया था, कोई भी मेरे लिए सपोर्टिव नहीं था, तो इसीलिए मैं तंग आकर मैंने अल्कोहल जो है वो स्टार्ट किया है। मुझे कोई भी शेम नहीं है, मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी वजह से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की वजह से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से तंग आके मैंने जो है वो ये काम स्टार्ट किया है। इस तरह वो प्रोजेक्शन शो करेगा। और तीसरी ये रेशनलाइजेशन, कि वो रेशनल पेश करेगा अपने इस काम के लिए। यानी वो फॉर एग्ज़ाम्पल कहेगा कि ड्रग अब्यूज़ के केस में अगर हम देखें तो वो जस्टिफाई करेगा, वो मिनिमाइज़ करेगा जो इसके जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं अल्कोहलिज़म के, इसके जो बिहेवियर्स होते हैं, तो उसके बारे में वो उसको उसकी सीवियरिटी को, उसकी जो नेगेटिव उसके कंसिक्वेंसेस है उसको मिनिमाइज़ करने की या उनके लिए जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है। तो इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। बिहेवियर, अब इनका बिहेवियर मैनिपुलेटिव होता है। मैनिपुलेटिव बिहेवियर मीन्स के ये हर चीज़ को, हर एक इंसान को अपने फ़ायदे के लिए, किसी से बात भी करते हैं, किसी से ताल्लुक़ भी रखते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए रखते हैं। इनका कोई इस तरह का इमोशनल अटैचमेंट वगैरह किसी के साथ नहीं होता। अल्कोहल विड्रावल अगर हो जाए तो इसके कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, तो लिखा है एयरली 6 to 8 hours आफ्टर लास्ट ड्रिंक, DTs इन 72 hours। अब देखिए स्टूडेंट्स के अल्कोहल विड्रावल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं 6 to 8 hours में। लास्ट ड्रिंकिंग के बाद अगर 6 to 8 घंटे बंदे ने दोबारा ड्रिंकिंग नहीं की तो उस टाइम ही उसको छोटे मोटे जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन DTs उसको विद इन 48 आवर्स या फिर विद इन 72 आवर्स उसको DTs स्टार्ट होते हैं। DTs कहते हैं डिलीरियम ट्रिमेंस को, डिलीरियम ट्रिमेंस, ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये ट्रिमेर्स नहीं है, झटकों की बात नहीं हो रही है, ये डिलीरियम ट्रिमेंस है। डिलीरियम ट्रिमेंस जो है ये एक सीवियर फॉर्म होती है अल्कोहल विड्रावल की। ये ज़्यादातर लोग जो है वो 72 आवर्स में या फिर 48 आवर्स में भी ये फ़ील होती हैं, स्टार्ट होती है, लेकिन ज़्यादातर 72 आवर्स में होती हैं। अगर हो जाती हैं तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके लिए इमीडिएट अटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है और
ये अगर जल्दी से इमीडिएट इसके लिए एक्शन नहीं लिया गया तो ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में कन्फ्यूजन हो सकती है। उस बंदे को ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है, उसको चीज़ों की समझ नहीं आती, हार्ट बीट उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, साथ में पसीने भी आते हैं, हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, एक्सट्रीम एजाइटेशन में वो बंदा होता है। तो इनको कहते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस। तो ये बात आपने याद रखनी है। देखिए लिखा है इसमें कि एंजाइटी होती है, इसके अंदर एनोरेक्सिया होता है, भूख उसको नहीं लगती लेकिन एनर्जाइज्ड होता है, इंसोम्निया होती है, नींद नहीं आती, नोजिया वोमिटिंग होती है, और ट्रिमर्स भी होते हैं, झटके भी उसको आते हैं, शेकी बिहेवियर, शेकी मूवमेंट वो शो करता है, डिलीरियम उसको होती है, यानी एक कम मुद्दत के लिए टेम्पररीली वो अपना जो मेमोरी होता है वो भी उसको याद नहीं होता, सारी चीज़ें वो जो है भूल जाता है। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती हैं। इसके अलावा पल्स उसकी इंक्रीज़ होती हैं, ब्लड प्रेशर भी उसकी इंक्रीज़ होती हैं, और साथ में डायफोरेसिस भी होती है। डायफोरेसिस मीन्स के बहुत ज़्यादा स्वीटिंग हो रही होती हैं। सीजर भी जो है वो पॉसिबल है, उसको झटके भी आ सकते हैं। विजुअल और टेक्टाइल हेलुसिनेशंस होती हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर सब्सटेंस एब्यूज़ के लिए ऐसे पेशेंट्स को अगर आप डील कर रहे हैं एज ए नर्स और उनके लिए आपने नर्सिंग डायग्नोसिस लिखनी है तो उसमें आप लिख सकते हैं कि रिस्क फॉर इंजरी है क्योंकि पेशेंट ने विड्रावल किया हुआ है इस वजह से, या फिर रिस्क ऑफ वायलेंस टू सेल्फ ड्यू टू विड्रावल, इनफेक्टिव डिनाइल रिलेटेड टू वीक ईगो, इनफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू इनएडिक्वेट कोपिंग स्किल्स। ये तो आप लोगों को समझ आ रही है। नर्सिंग डायग्नोसिस में इसका कुछ मुश्किल नहीं है, फिर भी अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए लो सेल्फ इस्टीम रिलेटेड टू ए वीक ईगो वीक है, बंदा गिल्ट फील कर रहा है तो सेल्फ इस्टीम लो है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अल्टर्ड इम्यूनिटी एंड पुअर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट रिलेटेड टू नॉट ईटिंग और नॉट ड्रिंकिंग। ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रावल, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें अल्कोहल विड्रावल की तो उसमें सेडेटिव्स देते हैं ताकि इंसान जो है वो थोड़ा उसकी एजाइटेशन कम हो, वो थोड़ा सुकून से रहे, जिसमें लिब्रियम भी दे सकते हैं, वेलियम भी दे सकते हैं, फिनोबार्बिटल भी दे सकते हैं। इसके अलावा थायमीन देते हैं। थायमीन क्या है? थायमीन विटामिन B1 जो है उसको हम थायमीन भी कहते हैं, जिसका एक क्रूशियल रोल होता है मसल्स जो है उनको उनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है तो उसको कंटिन्यू रखने में, और जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म होती है उसमें भी इसका क्रूशियल रोल होता है। यहाँ पे थायमीन हम इसलिए देते हैं क्योंकि क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज़ जो है उसकी वजह से थायमीन की डिफिशिएंसी हो जाती है, और अगर प्रोलोंग अल्कोहल कंजम्पशन की जा रही हो तो ये जो थायमीन की एब्जॉर्प्शन होती हैं और उसकी यूटिलाइजेशन होती हैं तो उसके साथ इंटरफियर कर देती हैं। इस वजह से थायमीन की डिफिशिएंसी काज होती हैं, और थायमीन की जो डिफिशिएंसी है उसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है वर्निक कोर्सेकॉफ सिंड्रोम जिसे कहते हैं, वर्निक कोर्सेकॉफ सिंड्रोम, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बंदा कंफ्यूज होता है, उसको एटेक्सिया होता है। एटेक्सिया मींस के मसल कोऑर्डिनेशन उसकी नहीं होती और मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है। ये एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम के नेम से। ये आप इस पर सर्च भी कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब एक बंदे को हिस्ट्री होती है अल्कोहल एब्यूज़ की तो वो इस रिस्क पे होता है कि उसको वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो थायमीन है वो एडमिनिस्टर की जाती है और ज़्यादातर इंट्रावेनस एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि जो एब्जॉर्प्शन है वो रैपिड हो। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो दिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का एक क्रूशियल रोल होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर, क्योंकि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ये इसलिए रेगुलेट करती हैं क्योंकि ये जो नर्व्स और मसल्स फंक्शन होती हैं तो उसको रेगुलेट करती हैं मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसीलिए ये जो अल्कोहल विड्रावल इंडिविजुअल्स होते हैं तो इनको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हो रहे होते हैं जैसे कि मसल स्पाजम्स इनको होती हैं, ट्रिमर्स होते हैं, एंजाइटी होती हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो नर्व को और मसल एक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं। जब वो नर्व एक्टिविटी और मसल एक्टिविटी रेगुलेट हो जाती हैं तो ये जो सिम्टम्स है इनकी सीवियरिटी कम होती हैं। इसके अलावा ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाती है मैग्नीशियम सल्फेट को एडमिनिस्टर करना अल्कोहल विड्रावल के दौरान, क्योंकि जो डिलीरियम ट्रीटमेंट्स जो होती हैं, डिलीरियम ट्रीटमेंट्स का जो कि 72 हावर्स स्टार्ट होती हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें ही इसका काफ़ी रोल होता है कि उसको स्टेबलाइज रखती हैं। इसके अलावा मेडिकेशंस में से बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो भी एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो अल्कोहल विड्रावल की वजह से जो
जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी जो आती है, तो उस हाइपर एक्साइटेबिलिटी जो है उसको मैनेज करने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा एंटाब्यूज़ जो हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि एंटाब्यूज़ यूज्ड ओनली ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन फेज। इससे पहले मल्टीविटामिन ये तो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी के लिए देते हैं, एंटीमीटिक्स देते हैं ताकि नौजिया वोमिटिंग ना हो, और एंटाब्यूज़ यूज्ड ओनली ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन फेज। रिहेबिलिटेशन फेज़ के अंदर यानी इनिशियल फेज़ में तो ये होता है कि एक दफ़ा जब आपने वो जो इंटॉक्सिकेटेड है अल्कोहल है उसको बॉडी से क्लियर कर दिया, तो उसके बाद अब आपकी कोशिश ये होती है कि वो पेशेंट दोबारा उस ड्रिंकिंग पे ना जाए। वो अभी उसने पूरी तरह से ड्रिंकिंग बंद नहीं की होती है, वो ड्रिंकिंग कर रहा होता है थोड़े अमाउंट में, लेकिन उसने पूरी तरफ नहीं छोड़ी होती है। ये जो ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप जो हम विड्रॉवल कराते हैं तो उसमें जो रिहेबिलिटेशन फेज़ होती हैं उसमें एंटाब्यूज़ दिया जाता है। एंटाब्यूज़ जो है इसका ये एक मेडिकेशन है, डाइसल्फिरम के नाम से भी जाना जाता है। इसका जेनेरिक नेम जो है वो डाइसल्फिरम है। तो डाइसल्फिरम या एंटाब्यूज़ जो है ये एक ऐसी मेडिकेशन है जो कि अल्कोहल डिपेंडेंस के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। इसमें ये किया जाता है कि जैसे ही अल्कोहल वो बंदा पीता है तो अल्कोहल के साथ मिक्स करके या फिर अल्कोहल पीने के बाद उसको एंटाब्यूज़ दिया जाता है। एंटाब्यूज़ उसकी बॉडी में जाके करता ये है कि जो बॉडी के अंदर बॉडी की एबिलिटी होती है कि अल्कोहल के अंदर जो एसिटल्डिहाइड है उसको ब्रेक डाउन करने की, तो वो बॉडी के उस एबिलिटी को के साथ इंटरफियर करती हैं और एसिटल्डिहाइड की ब्रेक डाउन होने नहीं देती। और जब एसिटल्डिहाइड की ब्रेक डाउन नहीं होती है तो ये अल्कोहल के अंदर जितना भी एसिटल्डिहाइड था तो ये जमा हो जाती है ब्लड के अंदर, और ब्लड में इसकी जब टॉक्सिक लेवल हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारे अनप्लीजेंट सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। नौजिया होती है, वोमिटिंग होती है, हेडेक होती है, और जो है वो फ्लशिंग होती है। तो इस वजह से क्या होता है वो बंदा तंग आ जाता है और फिर तंग आके वो छोड़ देता है ड्रिंकिंग को। उसे लगता है कि ये अल्कोहल जो है ये मेरे साथ फिट नहीं हो रहा है, इस वजह से वो छोड़ देता है। तो इसको कहते हैं एंटाब्यूज़ या फिर इसको डाइसल्फिरम कहते हैं। तो ये रिहेबिलिटेशन फेज़ के अंदर यूज़ होती है ताकि एक इंसान को रोका जाए ड्रिंकिंग से, वो खुद जो है वो छोड़ दे ड्रिंकिंग। नर्सिंग केयर देख लें। नर्सिंग केयर के अंदर आप लोग क्या करेंगे अगर आप लोग ट्रीट कर रहे हो ऐसे पेशेंट्स को जो कि अल्कोहल एब्यूज़र्स है या फिर अल्कोहल उन्होंने विड्रॉ किया है अल्कोहल एब्यूजिंग। तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट आप करेंगे, वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे। सेफ़्टी 1-to-1। सेफ़्टी 1-to-1 का मतलब ये है कि आप पेशेंट के साथ ऑल टाइम जो है आपकी जितनी ड्यूटी है आप खड़े होंगे, आप उस पर नज़र रखेंगे, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो पेशेंट जो है उसकी सेफ़्टी हो रही है, और अगर कोई इमरजेंसी वाले इश्यूज़ आ जाते हैं तो भरपूर तरीके से आपने उनको एड्रेस करनी है। तो इसको कहते हैं सेफ़्टी 1-to-1। प्रेजेंट रियलिटी डिक्रीज़ एंजाइटी को डिक्रीज़ करने की कोशिश करें, उनको समझाए, रियलिटी उनके सामने प्रेजेंट करें, ये आपकी ड्यूटी है। सीजर प्रिकॉशन आपने करने हैं, सीजर से बचाना है पेशेंट को। सपोर्टिव लिमिट सेटिंग यानी आपने एक ख़ास लिमिट के अंदर सपोर्ट करना है पेशेंट को। रीइंफोर्स डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट इस बीमारी के बारे में, इसके जो ख़तरे होते हैं उनके बारे में आपने उसको समझाना है। कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, कंसिस्टेंटली आपने उस पर नज़र रखनी है। रिफर टू अल्कोहलिक एनोनिमस एंड एजुकेशन प्रोग्राम आफ्टर डिटॉक्स। यानी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन के बाद, डिटॉक्स कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन को, कि ये इनिशियल फेज़ होती हैं जिसमें आप उसके बॉडी से अल्कोहल जो है वो क्लियर कर लेते हैं या कोई और सब्सटेंस या अल्कोहल उसको क्लियर कर देते हैं। तो इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन के बाद आपने क्या करनी है, उसको रिफ़र करनी है एजुकेशन प्रोग्राम। अपने वालों के लिए आपने उसको रिफ़र करनी है एजुकेशन प्रोग्राम। ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है कि जिसमें एक इंडिविजुअल को उसके बारे में, उसकी जो एब्यूजिंग है, उसके जो ख़तरे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। उससे बचने के लिए रिसोर्सेज के बारे में उनको बताया जाता है। कोपिंग मैकेनिज़म्स और लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है उन सब के बारे में उनको एजुकेट किया जाता है। और जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस हैं, ये अल्कोहलिक एनोनिमस AA से ये जो है इसको लिखा जाता है, AA इसके लिए लिखा जाता है। ये एक वेल नोन म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम है जिसके अंदर स्टेप टू स्टेप जो है वो इंडिविजुअल को एक अल्कोहल एडिक्शन को ओवरकम करना उसको सिखाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये लोग सही तरीके से एक ग्रुप मीटिंग्स रखते हैं एक ख़ास किस्म की, जिसमें ये एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सपोर्ट जो है वो रिसीव करते हैं दूसरों से। एक इंसान को सिखाते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट रिसीव किया जा सकता है दूसरों से, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप उसको रिकवरी की तरफ ले जाते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद उसकी
पूरी तौर पर रिहेबिलिटेशन के लिए आप उसको इन जगहों के लिए रिफ़र कर सकते हैं। सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंजायोलाइटिक्स, जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स होते हैं या फिर जो एंजायोलाइटिक्स ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम एंजाइटी को दूर करने के लिए एडमिनिस्टर करते हैं, तो उनके क्या होते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि इंटॉक्सिकेशन जब होती हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स की, तो तब क्या होती हैं, लेबिलिटी, उनके मूड में बहुत ज़्यादा लेबिलिटी आ जाती है, उनको अपने इम्पल्सिस पे कंट्रोल नहीं होता, इनहिबिशंस होती हैं। इनहिबिशंस कहते हैं ऐसे मेंटल या फिर बिहेवियरल रुकावटों को कि जो कि एक इंसान के जो नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती हैं उसके सामने आ जाते हैं, उसके सामने रुकावट बन जाते हैं, तो उसको हम इनहिबिशंस कहते हैं, जिनकी वजह से एक इंसान जो है वो रिस्की बिहेवियर अपनाता है, उसकी जजमेंट जो है वो इम्पेयर हो जाती हैं और डेंजरस जो है सिचुएशंस को वो अपनाने लगता है। तो इनको हम कहते हैं इनहिबिशन। तो ये इंसान जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स या एंजायोलाइटिक्स यूज़ करता है तो इसमें लेक ऑफ कंट्रोल आ जाती हैं, ये इनहिबिशंस आ जाते हैं कि नॉर्मल ज़िंदगी जो है, नॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉर्मल रूटीन जो है वो इनकी फिर चेंज हो जाती हैं। लेक ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्स उसको कहते हैं कि जिसमें लोग जो है वो अपने अपने जो इम्पल्सिव बिहेवियर्स होती हैं तो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, और जैसे ही उन्हें किसी चीज़ की डिज़ायर होती है तो उस पर वो एक्शन कर देते हैं और फिर बाद में उसको उनको पछतावा होता है अपने उन एक्शंस पे। तो इसको कहते हैं इम्पल्सिविटी या फिर इसको कहते हैं लेक ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्स। इसके अलावा स्लर्ड स्पीच उनको होती हैं, अनक्लियर या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो ऐसी बातें करते हैं कि जो किसी को समझ नहीं आती। इन कोऑर्डिनेशन, अनस्टेडी गेट, कोऑर्डिनेशन उनके मूवमेंट में नहीं होती। अनस्टेडी गेट कहते हैं कि वो इस तरह चलते हैं कि बिल्कुल वो बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पाते। इसके अलावा यहाँ पे बात है कि अपने उसकी अटेंशन, उसकी जजमेंट जो है वो इम्पेयर हो जाती है, कोमा में जा सकते हैं, डेथ उनकी हो सकती है। तो कोमा और डेथ जो है वो एंजायोलाइटिक या हिप्नोटिक्स की वजह से इसलिए होता है क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं। सीजर जो है वो इनकी वजह से स्टार्ट हो सकती हैं। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकती है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन इसलिए होती है क्योंकि ये ब्रेन में जो ब्रीथिंग सेंटर है तो उसको ये सप्रेस करते हैं, और इसकी जब ओवरडोज हो जाती हैं तो ओवरडोज की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती हैं और अल्टीमेटली जो है वो रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाती हैं क्योंकि ब्रीथिंग सेंटर जो है वो काम नहीं कर रहा, तो ऑक्सीजन कैसे पूरा हो सकता है। इसके अलावा इसके विड्रावल सिम्टम्स को अगर हम देखें तो पोटेंशियल फॉर सीजर्स, विड्रावल करने से सीजर्स हो सकती हैं। इसके अलावा लिखा है कि मस्ट बी विड्रावल ग्रेजुअली इनको विड्रा करना चाहिए, और रीबाउंड एंजाइटी भी होती हैं। एक तो ये है कि पहले तो कोई बंदा जो है वो अगर एंजाइटी को रिलीव करने के लिए यूज़ करे और फिर बंद करे तो उस टाइम भी उनको जल्दी से अगर बंद करे सडनली तो फिर उस टाइम भी उनको रीबाउंड एंजाइटी होती है। यहाँ तो एब्यूज़ की बात हो रही है कि एब्यूज़ अगर कोई बंदा करे और वो जल्दी विड्रावल करे तो उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए कि ग्रेजुअली इनको विड्रा करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 2 में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। पार्ट 2 के साथ ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसके बाद कोई और लेक्चर हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में भी यहाँ पे कन्फ्यूजन कोई है तो कमेंट सेक्शन में डाल लियो, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।